लिखिए n+l रूल। n+l rule. n+l rule where n is principal quantum number and l is azimuthal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है मेन ऑर्बिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेन ऑर्बिट। जो ऑर्बिट होते हैं जिसे हम KLMN कहते हैं और उसका वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी। ठीक है ना? तो इट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L रिप्रेजेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो रिप्रेजेंट करता है सब ऑर्बिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सब ऑर्बिट को। ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को, तो ये रिप्रेजेंट करता है सब ऑर्बिट को। और इसके जो वैल्यू हैं, सब ऑर्बिट अगर अपन यहां पे लिखें तो यहां पर L के वैल्यू, तो S सब ऑर्बिट के लिए L का वैल्यू होता है कितना? 0, सब मालूम है। P सब ऑर्बिट के लिए 1, D सब ऑर्बिट के लिए 2, F सब ऑर्बिट के लिए 3। इस तरह से S P D F 0 1 2 3 हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है हमारे? बोलो। N और L। यदि मैं n+l रूल देखूं तो n+l रूल के लिए n और l का मीनिंग क्लियर है। अब अगर मैं आपको देता हूं 1s, ये 1s का मतलब क्या है? यहां पर ऑर्बिट 1 और सब ऑर्बिट s। 2s का मतलब क्या है? ऑर्बिट 2 और सब ऑर्बिट s। 2p का मतलब क्या है? ऑर्बिट 2 सब ऑर्बिट p। तो अब यदि मैं इसके लिए n+l लिखता हूं तो इसके लिए n+l का वैल्यू क्या? n का वैल्यू रखो कितना? 1। वो दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको n का वैल्यू 1, ये दिख रहा है। प्लस l का वैल्यू देखो कितना है यहां पर? 0। तो 1 प्लस 0 हमको 1s के लिए n+l का वैल्यू कितना मिला? 1। सेम 2s के लिए n+l 2 प्लस 0 2। सेम 2p के लिए n+l का वैल्यू 3। 3s के लिए n+l का वैल्यू 3p के लिए n+l का वैल्यू 3d के लिए n+l का वैल्यू। अब बोलो n+l का वैल्यू समझ आ गया आपको? तो एक कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए n+l का क्या वैल्यू, तो आप n+l का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आवाज ज्यादा तेज तो नहीं है? n+l, कोई डाउट तो नहीं? तो n+l में हमेशा हमें यहां जो लिखा है वह क्या है? ऑर्बिट। और ये है सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू आप देख लो ये। तो n+l के वैल्यू हमको मिल जाएंगे। अगर मैं 4s 4p 4d 4f के लिए n+l निकालूं तो n+l निकाल सकते हो आप सबके लिए। 4 प्लस 0 यहां कितना आ गया? 4। 4 प्लस 1 ये आ गया 5। 4 प्लस 2 ये आ गया 6। 4 प्लस 3 ये आ गया क्या? 7। किसी के लिए भी n+l। 5s 5p 5d 5f क्या आएगा? n+l 5 प्लस 1 कितना? 6। 5 प्लस 2 5 प्लस 0 5 प्लस 1 5 प्लस 2 और 5 प्लस 3।
इस तरह से हम किसी के लिए भी n+l लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको n+l लिखना आ गया। क्लियर हो गया n+l? अब हमको n+l रूल समझना है। तो n+l निकालना आना चाहिए, पहले निकाल दिया मैंने। अब n+l रूल, तो n+l रूल है वो बतलाता क्या है? n+l रूल, सबसे पहले हमको n मालूम है, l मालूम है, n+l भी निकाल लिया हमने। अब n+l रूल हमें बतलाता क्या है? तो n+l रूल बतलाता है किसी सब सेल की एनर्जी के बारे में। ठीक है, बात समझ में आई? तो n+l रूल एक्सप्लेन अबाउट एनर्जी ऑफ सब सेल, ये बतलाता है हमें। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी एक्चुअली, ठीक है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ, रिलेटिव एनर्जी, द बेटर टर्म रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब सेल, ये बतलाता है हमको। अब ध्यान देना, यदि मैं जैसे अब लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन आया था कि एनर्जी ऑफ सब सेल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसमें दोनों आ रही है ना, प्रिंसिपल भी आ रही है और एजीमुथल क्वांटम नंबर भी आ रही है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है, ये कौन से रूल से डिसाइड की गई है? तो n+l से। अब मैं n+l रूल लिख रहा हूं। n+l रूल देखिए, यहां सबके n+l लिखे रखे हैं। जिसका n+l का वैल्यू सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे कम है। n+l ज्यादा हो गया तो एनर्जी ज्यादा हो गई, n+l और ज्यादा हो गया तो एनर्जी और ज्यादा हो गई। तो क्या हो गया n+l रूल? जल्दी बोलो। स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ n+l, ठीक है, फॉर सब सेल, लोअर इज द एनर्जी। ये मतलब हुआ इसका कि जिस सब सेल का n+l का वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l, स्मॉलर इज द एनर्जी या लोअर इज द एनर्जी फॉर सब सेल। किसी भी सब सेल की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? n और l पर। n और l दोनों का सम यदि हम देखें और वह जितना कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। n+l का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ आ गया? आप बोलो, जरा सोचो कि सबसे कम n+l किसका दिख रहा है? इसका। तो सबसे कम एनर्जी इसकी, उससे ज्यादा एनर्जी इसकी, उससे ज्यादा एनर्जी इसकी। फिर यहां पर देखो क्या आ रहा है? सेम। तो इक्वल एनर्जी तो नहीं हो सकती। समझ आ गया? तो व्हेन n+l इज सेम फॉर टू सब सेल, देखिए दो सब सेल के लिए n+l सेम है, तो फिर हम n देखेंगे। ये n देखिए, इसके लिए कितना है 3 और इसके लिए n कितना है 2। तो जो पास है ऑर्बिट, न्यूक्लियस के जो ऑर्बिट पास है उसकी एनर्जी कम होगी। व्हेन, अब दूसरा रूल, इसमें ये पहला रूल हुआ और इसमें दूसरा हुआ। व्हेन n+l is same for टू सब सेल, टू से भी ज्यादा हो सकते हैं, एक मिनिमम टू आर मोर। तो व्हेन n+l is same for टू सब सेल, smaller is the value of n, lower is energy।
अब देखो यहां पर n प्लस एल दोनों के वैल्यू क्या हैं, सेम। तो हमें क्या देखना है, n देखिए इसके लिए n कितना है 2, इसके लिए n कितना है 3, किसके लिए n कम है, तो इसकी एनर्जी कम इसकी ज्यादा। आ गया समझ में। तो n प्लस एल रूल जो होता है वह किसी सब सेल की एनर्जी बतलाता है। क्या बतलाता है, एनर्जी। देखिए ये 1s सब सेल है, 1s का मतलब मैंने अभी बोला था ऑर्बिट 1 उसका सबसेल s, ऑर्बिट 2 उसका सबसेल s, ऑर्बिट 2 उसका सबसेल p। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ऑर्बिट नंबर 5 उसका सबसेल s। आ गया समझ में। और s के लिए l का वैल्यू क्या लिखा था 0, इसके लिए भी l का वैल्यू 0, इसके लिए भी l का वैल्यू 0, इसके लिए भी l का वैल्यू 0, पर डिफरेंस कहां आ रहा है, ऑर्बिट में। आ गया समझ में। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर इज द एनर्जी ऑफ सब सेल। समझ गए। एंड when n plus l is same, then lower is the value of n, lower is the energy। n देखना है। अब बोलो कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो इस तरह हम सब सेल की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे। अब देखो ये हटा दूं, ये हटा दूं, लिख लिया सब लोग ने ये। अब बोलो स्मॉलेस्ट एनर्जी किसकी है, 1s। 1s से कम किसी का भी वैल्यू हो ही नहीं सकता n प्लस एल का। 1s उससे ज्यादा एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी, देखो 2p उससे ज्यादा एनर्जी, 3s। और अब हमें कहां प्रॉब्लम आ रही है, 2p और 3s में। तो वो किससे सॉल्व होगी, n से। आ गया समझ में। 3s के बाद क्या आएगा, 3p के बाद। अब अगर मैं 3d लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, 3d से ज्यादा। ये देखो ये 4s के लिए n प्लस एल कितना है 4, और 3d के लिए n प्लस एल कितना है 5। तो किसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कम है। अच्छा सबको समझ आ रहा है प्रॉपरली। तो 4s के लिए n प्लस एल का वैल्यू कम, तो उसकी एनर्जी कम, और 3d के लिए वैल्यू ज्यादा है। समझ आ गया। The n plus L for 4s is less than that of the 3d, thus the energy of 4s is less than that of 3d। ठीक है, फिर अब आप इसको सीक्वेंस बना सकते हो कि नहीं। अब 3d के बाद क्या आएगा 3p, ठीक है ना। 3d के बाद क्या आएगा 4p, 4p के बाद अब 4d तो नहीं लिख सकता, 5s, 5s के बाद अब देखो 4d तुम्हारे सामने है, और कौन सा 5p भी तुम्हारे सामने है। 5p कहां है, ये है 4d और 5p। यहां देखो ये दोनों में वैल्यू क्या है 6, दोनों में वैल्यू क्या है 6। अब मुझे क्या देखना है, when the n plus l is same, when n plus l is same, तो यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, सेम है। लोअर इज द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज द एनर्जी। अब बताओ 4d की एनर्जी ज्यादा है कि 5p की। तो पहले कौन लिखूंगा, समझ आ गया। 5s के बाद क्या लिखूंगा 4d के बाद 5p। समझ आ गया। इस तरह आप जो चाहें उनके n प्लस एल लिख करके उनकी एनर्जी का सीक्वेंस बना सकते हैं। बोलो समझ आया या नहीं। तो
एनर्जी का सीक्वेंस, कई बार आपको इस एनर्जी का सीक्वेंस पूछा जाएगा, कई बार आपको n+l दिया जाएगा, पूछा जाएगा, कई बार आपको यही पूछा जाएगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम, तो किससे डिसाइड होगा। समझ आ गया? लिख लिया? आप बना लोगे आगे ऑर्डर, और n+l अब आप जो चाहो वो बना सकते हो। अब देखो यहां भी 5p के बाद मुझे 5d लिखना चाहिए या 4f, तो यहां देखो, इन दोनों को देखो, both have 5d and 4f, both have the same value of n+l। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, कौन की एनर्जी कम? तो एनर्जी ऑफ 4f is less than that of the energy of 5d, although the value of n+l is same। So when value of n+l is same, then energy decided by n। तो अब क्या लिखेंगे 4p के बाद, 5p के बाद 4f, फिर आगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। हटा दूं इसको? समझ आ गया n+l का मीनिंग? तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक तो आपको ऐसा दिया जाएगा, सिंपल ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब क्वेश्चन का तरीका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n+l फॉर 5f, तो आपको ABCD आंसर दे दिया जाए, वो बन जाएगा आपसे। ठीक है ना? फिर दूसरा क्वेश्चन ये दिया जाए कि 4s दिया है, 5f दिया है, 6d दिया है और 7s दिया है, इनका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। ठीक है, इनका क्या लिखिए? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखिए। तो आप बना लोगे, फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबका n+l लिखिएगा, n+l लिखने पे अपने को पता लग जाएगा कि किसकी एनर्जी कम। कितने रूल लगाने हैं तुमको? 2 रूल। बताओ जरा, 4s के लिए n+l लिखा होगा ना वहां पे 4, तो ये मुझे सबसे कम दिख रहा है एनर्जी में 4s। 4s के बाद 5f और 6d और 7s में देखो 5f कितना दिख रहा है वहां पे 8, और 6d कितना दिख रहा है वहां पे 6d दिख रहा है? नहीं है। 6d का कितना निकाल सकते हैं? 6+2, ये भी 8, ये भी 8, तो बोलो कौन? लिख दूं? है? हाँ, पहले क्या आएगा 7s, और ये 5+3, ये 8, और ये भी 8, तो अब 5f और ये ऑर्डर बन गया। तो अब आपको ऐसे ये क्वेश्चन आए हुए हैं सब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया? ये 4s, 5f, 6d, 7s दिए जा रहे हैं, उनका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? n+l, n+l से ये सॉल्व होगा। क्लियर हो गया आपको? फिर अब दूसरी बात ध्यान देना है, मैंने खाना खाया कि मेरे मुंह ने खाना खाया, कौन सा सही है? मुंह ने नहीं खाया, खाना तो मुंह ने खाया है, मैंने कहा खाया है? बात समझना। ठीक है, तो तुम्हें यहां पर ध्यान देना कि ये जो मैंने लिखा है 1s, इस पर ध्यान देना, 1s। ठीक है, 1s का मतलब सब सेल क्या हो गया? s। ठीक है, और ऑर्बिट क्या हो गया? 1। पहले तो देख लें ऑर्बिट और फिर देखें सब सेल, और सब सेल के सारे ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होती है? कल लिखा है या नहीं लिखा अपन ने? एक सबसेल, कोई सा भी सबसेल ले लो, उसके सारे ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होती है? सेम। और s में कितने ऑर्बिटल हैं? एक, तो उसमें तो एनर्जी सेम होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक ही ऑर्बिटल हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड सबसेल s है, और थर्ड सबसेल s में एक ही ऑर्बिटल है जिसको आप क्या नाम देते हो? s ऑर्बिटल। समझ आ गया?
और उस ऑर्बिटल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में बोलूं, ध्यान से सुनना, मैं चाहे किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोलूं, चाहे उस ऑर्बिटल की एनर्जी बोलूं, चाहे उस सबसेल की एनर्जी बोलूं, तीनों का एक ही मतलब है। नहीं आए बात समझ में? मैंने बोला 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है। मैंने क्या बोला? 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, माने वो इलेक्ट्रॉन जो 1s में है उसकी एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चाहे तुम 1s में इलेक्ट्रॉन बोलो, उसकी एनर्जी बोलो, चाहे तुम 1s ऑर्बिटल की एनर्जी बोलो, और चाहे तुम 1s सबसेल की एनर्जी बोलो, इन तीनों का एक ही मतलब है। समझ आया नहीं? 2p, ये देखिए 2p, ध्यान देना, 2 तो हो गया ऑर्बिट, और 2p, और इस 2p में भी क्या है? px, py और pz। समझे? बात को समझ रहे हैं? ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिट को, ठीक है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, सब ऑर्बिट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इतना तो सब जानते हैं ना, सब ऑर्बिट। और इस p में क्या है? ये ऑर्बिटल px, py और pz। कल तुम्हें समझाया था तीनों ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होती है? इक्वल। आ गया समझ? अब जरा सोचो, ये p क्या है? ये p क्या है? सब ऑर्बिट। इस सब ऑर्बिट में तीनों p ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या है? इक्वल है। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें रहे, चाहे इसमें रहे, चाहे इसमें रहे, वो किसमें है? p सब सेल में। ये p सब सेल है, और ये p सब सेल के 3 क्या हैं? p ऑर्बिटल्स हैं। अब बोलो, p सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कहां है वो इलेक्ट्रॉन? ध्यान देना, एक एक वर्ड बड़े कीमती होते हैं। p सब सेल में यदि इलेक्ट्रॉन है, माने वो कहां है? p ऑर्बिटल में। वो px में भी हो सकता है, वो py में भी हो सकता है, वो pz में भी हो सकता है। वो तीनों ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या है? सेम, ठीक है। तो मैं px ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बोलूं या p सब सेल में इलेक्ट्रॉन बोलूं, दोनों का एक ही मतलब हुआ कि नहीं? समझ आ गया या नहीं? तो p सब सेल का इलेक्ट्रॉन या p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की एनर्जी सेम ही होगी। तो किसकी एनर्जी हुई? वो इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन किसमें है? ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल किसमें है? सब सेल में। तो आप किसी सब सेल की एनर्जी बोलो, चाहे उस सब सेल के ऑर्बिटल की एनर्जी बोलो, चाहे उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोलो, तीनों का एक ही मीनिंग है। समझ आ गया? तो n+l रूल से आप सब सेल की एनर्जी बतला सकते हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी बतला सकते हैं, और उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी बतला सकते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं? आ गई ये बात? लास्ट ईयर की नीट में यही क्वेश्चन आया है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, energy of electron in given subcell, energy of electron in given subcell in given orbital is determined by n+l rule। लिखेंगे energy of electron, energy of electron और energy of orbital और एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ सबसेल। सेल नहीं बोला मैंने, देखो सेल नहीं बोला मैंने, समझ गए? ये तीनों किससे निकाले जाएंगे? n+l से डिसाइड किए जाएंगे। समझ आ गया या नहीं आया? तो पहले ये अभी पूरा प्रॉपर समझ नहीं आया होगा, अभी बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन लिख लें। ये तो समझ आ गया होगा आपको, सब सेल की एनर्जी ये सामने ही रखे हैं तुम्हारे, ठीक है, सामने ही रखे हैं। थर्ड फ्लोर पर आप बैठे हो, तो थर्ड फ्लोर की जो एनर्जी है वही आपकी एनर्जी है, समझ गए? थर्ड फ्लोर पर कितनी एनर्जी लगेगी आने में? इलेक्ट्रिसिटी अपन ने दबाई, लिफ्ट ऊपर आई, ठीक है, तो लिफ्ट ने कितनी एनर्जी पाई? वो किस थर्ड फ्लोर पर आके रुक गई। तो जितनी एनर्जी थर्ड फ्लोर पर आने में लगी, ठीक है, आप चाहे सीढ़ियों से आए तो एनर्जी लगेगी कि नहीं? लगेगी कि नहीं? फर्स्ट फ्लोर 10 सीढ़ियां, सेकंड फ्लोर पर 10 सीढ़ियां, थर्ड फ्लोर पर 10 सीढ़ियां आपने चढ़ी तो एनर्जी लगी। तो थर्ड फ्लोर की जो एनर्जी है, मतलब उस एनर्जी का वैल्यू आपका है, ऐसा। तो यदि इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है तो ऑर्बिट के साथ साथ सब ऑर्बिट, तो उस सब ऑर्बिट की एनर्जी मतलब उस ऑर्बिटल की एनर्जी मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तीनों का एक ही मीनिंग है और तीनों का आंसर हम किससे देंगे? n+l से देंगे, ठीक है। अब ध्यान से दूसरी बात सुनना, इसमें अभी मैंने क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा है क्योंकि अपन एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो इस इतना समझ तो आ गया ना तुमको? तो इसमें n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, और m क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s क्या होता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर से एनर्जी डिसाइड नहीं होती। अगर वो दिए भी हों तो उनका कोई मतलब नहीं है, हमको केवल क्या देखना है? n+l। लास्ट ईयर की नीट का यही क्वेश्चन है कि उन्होंने सब दिए, 4 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स दिए, 4 इलेक्ट्रॉन के क्या दिए? क्वांटम नंबर, n दिया, l दिया, m दिया, s दिया, ऐसे 4 दिए। तो हमको क्या हटा देना है? सभी से m और s हटा देना है, केवल क्या देना है? n और l देना है, देखना है बस। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो लिखना है क्या? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन m से और s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से नहीं बतलाई जाती, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, m और s को हटा देते हैं। समझ आ गया? लिखेंगे, ये देखो मैं आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन लिख रहा हूं। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू +12। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 2, m का वैल्यू +1, s का वैल्यू -12। फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू -12। फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 2, m का वैल्यू -2, s का वैल्यू +12। अब मुझे ये बात बताओ, आपको 4 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स दिए जा रहे हैं, सबसे कम एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए? क्वेश्चन समझ आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स ये दिए जा रहे हैं, इन 4 में सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो इसके लिए तुमको क्या बोला मैंने कि m और s को बिल्कुल हटा देना है, इनकी कोई कंट्रीब्यूशन एनर्जी के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब क्या बचा?
एन और एल, और तुम्हें विद्या मालूम है कौन सी, एन प्लस एल की, ये कॉन्सेप्ट है। एन प्लस एल डिसाइड द एनर्जी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल लोअर इज द एनर्जी। अब देखो ये इसके लिए ये क्या है, कौन सा ऑर्बिट हो गया, ये बताओ ये कौन सा क्या है, इसको मैं क्या लिखूं, एल का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, तो ये इसका मतलब हुआ 3p, ये देखो 3 है, ये 3 लिख दिया मैंने, और एल का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, समझ आ रहा है ना सबको कि नहीं अच्छे से। अब एक क्लास भी आप एब्सेंट हो तो उसकी जो है ना एब्सेंसी की जो वैल्यू है वो हमेशा, जो गड्ढे हैं वो हमेशा दिमाग में बने रहते हैं। तो क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, जिन लोग ने यदि वो पहले क्लास नहीं की है तो वो आज ही जाके उसको खत्म कर दो, आज ही कंप्लीट कर दो, तो आपका वो लॉस नहीं होगा, वो गड्ढा जो है ना नहीं बनेगा। नहीं तो वो हमेशा एक दिमाग में एक ग्लैंड बन जाती है कि अरे ये मेरा पड़ा हुआ नहीं है। जो ग्लैंड है वो बड़ी खतरनाक होती है, समझ गए कि नहीं। मन में जो ग्लैंड बनती है किसी के भी रिस्पेक्ट में, किसी किसी के भी रिस्पेक्ट में, कि यार वो मेरा फ्रेंड है, बेकार है, बस वो ग्लैंड जो बन गई है ना, अब वो कुछ अच्छा भी काम करे तुम्हारे लिए तो भी तुम्हें बेकार है, समझ गए। तो ग्लैंड नहीं बनाना मतलब उसको आपको खत्म करना है, ग्लैंड कभी नहीं बननी चाहिए इस तरह की। तो ये कौन सा बन गया, 3p। अब ये देखो ये 4 है और ये 2 किसके लिए होता है, तो ये क्या हो गया 4d, ये क्या है, और ये, तो ये हो गया 3s, और ये 5, ये देखो ये 2 किसके लिए, ये 5d। अब बताओ ये सब तुम्हारे सामने लिखे रखे हैं कि नहीं, देखो सब लिखे हैं 5d 7, ठीक है। तो सबसे कम n प्लस एल किसके लिए आ रहा है? तो मैं आंसर क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या लिखा था मैंने, क्या क्वेश्चन मैंने बोला था, लिखा था तुमने, 4 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनमें सबसे कम एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की, ये दिया था मैंने आपको, तो आपने लिखा है कि नहीं, ये किसके लिए क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर्स आर गिवन फॉर 4 इलेक्ट्रॉन विच वन हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एनर्जी, तो ये आंसर निकाला आपने। अच्छा अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता तो ये तुम क्या बोलते इसको, थर्ड ऑर्बिट का एस सब सेल, तो एस सब सेल में क्या होता है ऑर्बिटल, वो कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। बात समझ आ गई, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऑर्बिटल बोला जाए या सब सेल बोला जाए या इलेक्ट्रॉन बोला जाए, इन तीनों की एनर्जी को डिसाइड करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एन और एल, ठीक है। हो गया कि नहीं कंसेप्ट क्लियर तुम्हारा। तो ये एन प्लस एल रूल का इंपॉर्टेंस है, इसको हटा दिया जाएगा। अब जरा सोचना, यहां हमने 2 बातें यूज की हैं, कौन कौन सी, एन भी यूज किया और एल भी यूज किया, ऑर्बिट भी यूज किया और सब ऑर्बिट भी यूज किया। मैं केवल ऑर्बिट की बात करूं तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स ऑर्बिट, 7 ऑर्बिट। अब बताओ तुम किसकी एनर्जी कम, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, फर्स्ट से और क्या जीरो ऑर्बिट होता है क्या, बोलो जीरो ऑर्बिट होता है क्या, नहीं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा सेकंड ऑर्बिट, उससे ज्यादा थर्ड ऑर्बिट, उससे ज्यादा फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ, सिक्स, और ये बढ़ती चली जाएगी एनर्जी।
ये सिर्फ ऑर्बिट की बात की, पर यहां ऑर्बिट की बात नहीं की, ऑर्बिट के साथ साथ किसकी बात की, सब ऑर्बिट, और ऑर्बिट के साथ साथ सब ऑर्बिट। और ध्यान से सुनना, हर एक सब ऑर्बिट के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, समझ गए ना। तो जैसे मैंने P लिखा, तो फिर से एक बार, P में Px, Py, Pz तीनों की एनर्जी सेम, D में dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, सभी की एनर्जी सेम होगी। तो ये एनर्जी की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी सब सेल के सारे ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम, ठीक है, ऑर्बिट की एनर्जी ये, और ऑर्बिट के साथ यदि सब ऑर्बिट का कॉम्बिनेशन दिया जाए तो फिर आपको क्या डिसाइड करने के लिए, n+l। पता नहीं सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं, सबको हो गई पूरी बातें क्लियर। आगे बढ़ जाऊं। अब यदि मान लो, हटा दूं ये क्वेश्चन, लिखे कि नहीं आप लोग, अभी नहीं लिखे, जब मैं बोलूंगा तब लिखोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कॉम्पिटिटर हो हमेशा, और एक कॉम्पिटिटर अपने पीछे कोई भी गलती नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो यदि तुम अपने आप को कॉम्पिटिटर मानते हो तो कोई भी गलती नहीं करना है, कोई भी चीज नहीं छोड़ना है, समझने से, लिखने से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अब ये बैठी है और ये साथ में बैठी है, ये नहीं लिख रही है, तो ये भी नहीं लिख रही, तो मैं क्यों लिखूं। तो उसको याद है, वो पढ़ चुकी है पहले पूरा, ठीक है, वो तो जबरदस्ती रिवीजन करने के लिए बैठ गई, और अब उसके साइड वाले बोले मैं भी नहीं लिखूं, वो तो लिख नहीं रही। तो आपको अपने साइड वालों से कभी भी अफेक्टेड नहीं होना है, अफेक्ट होगा इन्फेक्टेड हो जाओगे, समझ गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बोले ये तो लिख नहीं रहा तो अपन क्यों लिखें, मतलब ये कोई खास बात नहीं है। हटा दूं, ये होता है जनरली, इसलिए मैं बोलता हूं। अब मैंने ऑर्बिट भी समझा दिया, सब ऑर्बिट भी समझा दिया, और ऑर्बिटल भी समझा दिया। अब बताइएगा, क्वेश्चन है मेरा, किसकी एनर्जी हाईएस्ट है। ए ऑप्शन 3dz², बी ऑप्शन 4px, सी ऑप्शन 5f(x² - y², और डी ऑप्शन 6s। समझ गए। अब मैंने सबसेल नहीं दिए, क्या दिए, ऑर्बिटल। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और एस में तो होता ही नहीं है, 3d ही है। 3d के सारे ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम, 5f के सारे सातों ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम। तो बस आपको इसका n+l देखना है। इसका n+l कितना हो गया, 3+2, ये हो गया 5, ये 5 प्लस क्या हो गया, f के लिए बोलो 3, ये कितना हो गया 8, ये 6 + 0 कितना हो गया 6, और ये 4 + 1 5। बोलो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी किसकी हो गई, ये हो गया 5f ऑर्बिटल। इस तरह से हम ऑर्बिटलों की एनर्जी को भी उसी से n+l से डिसाइड करेंगे। अगर ऑर्बिटल के नाम दिए हो तो इनसे आपको
बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होना है। क्या देखना है कि यार ये तो ऑर्बिटल दिया है, और ऑर्बिटल किसका है? डी का, और डी के तो सारे ऑर्बिटलों की एनर्जी तो बस सिर्फ इससे डिसाइड होगी, n प्लस एल से। समझ आ गया? हटा दूं इसको? ये n प्लस एल के बारे में आपको क्लियर हुआ सब? अब इस n प्लस एल का यूज क्या? एक तो अपन ने एनर्जी बतला दी कम ज्यादा किसकी, और दूसरा फ्लोर का यूज क्या? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, 6, 7, आजकल तो अपने भोपाल में 20 फ्लोर तक बन गई हैं। ठीक है, अगर लिफ्ट ना हो तो किस फ्लोर पर रहना तुम पसंद करोगे? ग्राउंड पर। क्यों ग्राउंड फ्लोर पर? क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। उसकी एनर्जी कम है माने चढ़ना नहीं पड़ेगा, जो एनर्जी फ्लोर की है वही हमारी एनर्जी। सेकंड फ्लोर पर है तो हमको उतना चढ़ के जाना पड़ेगा, हाँपेंगे। समझ गए? तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं। हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर फुल हो जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएंगे। बोले भैया ग्राउंड फ्लोर फुल हो गया, अब तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, वहीं खाली है। अगर वही खाली नहीं है, वही भर गया, तो आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी पहले किस में जाते हैं? 1s में। फिर किस में जाएंगे? जब 2s फुल हो जाएगा तो किस में जाएंगे? 2p फुल हो जाएगा तो फिर, और 3s फुल हो जाएगा तो फिर 3p फुल होने के बाद 3d में जाएंगे क्या? नहीं, किस में जाएंगे? 4s। उनने 3d क्यों ऑप्ट नहीं किया? इलेक्ट्रॉन ने 3d क्यों ऑप्ट नहीं किया? जल्दी बोलो। क्योंकि वैल्यू ऑफ n प्लस एल क्या है? ज्यादा। n प्लस एल ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो क्यों वो जाएगा? किसमें जाएगा वो? जिसकी एनर्जी कम होगी। तो किसकी एनर्जी कम है? तो 3D में जाने के पहले इलेक्ट्रॉन पहले किस में गया? 4s में। क्यों गया? एनर्जी का वैल्यू कम है। तुम्हें कैसे मालूम कि एनर्जी का वैल्यू कम है? n प्लस एल से। किससे? n प्लस एल से। कौन सा रूल हो गया ये? इसका कौन सा नाम हो गया? कौन सा रूल कहलाया? आप बाउ प्रिंसिपल या आप बाउ रूल। क्या हो गया आप बाउ रूल? आप बाउ रूल ये है कि जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करता है। ठीक है, जब वो भर जाता है तो इलेक्ट्रॉन आगे वाले में एंटर करता है। माने पहले किस में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो। 1s। लिखने के पहले सब समझना है अच्छे से। 1s, 2s, फिर 2p में, फिर 3s 3p में, और 3p में जाने के पहले 3d में नहीं जाएगा वो, 4s, फिर 4p, 4d, 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? ये देखिए 1s में गया, 1s फुल हो गया पूरा, 1s पूरा, तब किस में जाएगा? ये देखिए तरीका। अब और पहले 1s में गया इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2s में गया, फिर 2s फुल हो गया तो फिर किस में जाएगा? 2p में। 2p के बाद देखो, देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, वहां तक 3p। इसके बाद किस में आया? देखो 2p के बाद 3p, 3p के बाद ये देखो किस में आया? तो 3p के बाद वो 3p के बाद वो 3d में नहीं गया, ये किस में गया? 4s में। समझ आ गया?
जब 3p के बाद 4s, फिर 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p के बाद देखो 5s, फिर 4d, ये फिर 7s, ये देखिए 4f, ये 7s तक आ गया। समझ आ गया? और यही तो मैंने आपको लिखवाया था ऑर्डर। अभी जो आपको ऑर्डर लिखवाया ना मैंने, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें गया 1s, फिर 2s, ये देखिए एनर्जी बढ़ते जा रही है, फिर 2p, फिर क्या था 3s, फिर क्या था 3p, फिर 4s, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, फिर 4s के बाद बोलो 3d, और फिर आगे ऐसे, ये आपको मैंने अभी ऑर्डर ये लिखवाया ना, ये एनर्जी का ऑर्डर था, और एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये कौन सा रूल हुआ? समझ आ गया आप बाउ रूल? तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स according to the increasing order of energy. This is called Abbaugh rule. Electron जब इलेक्ट्रॉन 1s को कंप्लीट कर लेगा, जब इलेक्ट्रॉन 1s को पूरा कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद 2s में जाएगा। 1s पूरा होने के बाद 2s में जाएगा, 2s पूरा भर जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, 2p पूरा भर जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन। बनाया कि नहीं ये? तो अबाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले किस में गया 1s, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p, 3d में नहीं गया, 3d में जाने के पहले 4s में, और 4s में जाने के बाद 3d में। क्या रीजन बना उसका? एनर्जी का कम होना। 4s की एनर्जी का वैल्यू 3d से कम। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं ये ना देके ये बोल दूं कि 4s के लिए n+l का वैल्यू कम, तो भी तो सही है। समझ गए? देखो, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन अगर आपको ये सब आता है अच्छे से, जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपने पूरा अच्छे से उसे एब्जॉर्ब किया है, तो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपने नहीं किया, उसको नहीं समझे, तो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैंने एसर्शन दे दिया कि इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट 4s रेदर देन 3d, तो बोलो ये सही है कि गलत? सही है। अब रीजन दिया मैंने, बिकॉज n+l इज द n+l वैल्यू फॉर 4s इज लेस देन दैट ऑफ 3d, तो सही है। क्या एक्सप्लेनेशन सही है उसका? सही है ना? यही तो कारण है। या मैं एनर्जी लिख देता तो भी, तो कौन सा आंसर सही हो गया? ए, assertion करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो करेक्ट। तो आपको assertion रीजन के क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको ये बहुत अच्छे से पूरे समझे हुए होंगे। जब कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर रहेगा तो assertion रीजन बन जाएंगे। कर दूं क्लीन इसको?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ना तो निकाले जा सकते ना एंटर किए जा सकते। इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो या एंटर कर सकते हो, तो चार्ज आ जाएगा। यदि आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 चार्ज, इलेक्ट्रॉन डाला तो -1 चार्ज। तो चार्ज से हम इलेक्ट्रॉन को समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहां क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, लिखिए। तो क्या आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, 1s1। ये जो है यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये 1 है। इसको मैं यदि ऐसा लिखूं, ये बॉक्स मैंने बनाया ऑर्बिटल, ये 1s और ये, तो बोलो दोनों में ज्यादा बेटर क्या, ये। इसमें क्या खास बात है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, पर इसमें साथ में क्या बतलाया जा रहा है, स्पिन, और इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन बतलाया जा रहा है। अंतर समझ आ गया। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है इसका, बताइए। दिस इज द करेक्ट, ये जानते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं, जल्दी बोलो, ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। कल आपको ये बात समझा दी है मैंने। अब बताओ, यदि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन आपने जो फिल किए हैं उसमें कितने रूल फॉलो हुए हैं, जल्दी बताओ। यदि मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इसमें कितने रूल लगे हैं, केवल अबव। अबव क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम एनर्जी वाले में एंटर करता है, और सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की, तो 1s1। ठीक है, क्या इसमें हंट्स रूल लगा है क्या, बोलो, नहीं लगा। क्या इसमें पाउली का कोई इंपॉर्टेंस है, नहीं है। क्यों, क्योंकि पाउली क्या बोलता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, और वो भी कैसे, स्पिन में अपोजिट। तो ये डिफरेंस है। तो यहां पर सिर्फ कौन सा फॉलो हुआ, जब बोलो आप पाओ, हीलियम 1s2। यहां लिखने का तरीका क्या है, ये सिर्फ हमें बतला रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में। लेकिन यदि मैं इसको इस डिजाइन से लिखूं, बताइए, तो क्या बतला रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं और उनके स्पिन भी अपोजिट है। ये किसको सही बोल रहा है, इसमें क्या क्या लग गया, पाउली भी लग गया और अबाउ भी लग गया। समझ गए, पाउली भी लग गया और अबाउ भी लग गया। और मैं इसको ऐसा लिखता तो क्या ये सही होता, जल्दी बोलो। कल आपको पूरा समझा चुका हूं मैं। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। पर अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता 1s2 को, बोलो, तो ये गलत है। गलत है या नहीं, कौन से रूल के, यहां कौन सा रूल गलत हो रहा है, बोलो। यहां पर ये पाउली के अकॉर्डिंग गलत है। समझ आ गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है हम मेरा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैंने ये लिख दिया है, ये ऐसा लिखने की बजाय क्या लिख दिया मैंने, ऐसा। अब मुझे बताना है इसमें कौन सा रूल डिसओबे हो रहे हैं। ये देखो, ये 1 पूरा फुल नहीं हुआ, 1 लिखा ही नहीं आपने, 1 खाली पड़ा, और कौन से में आ गया इलेक्ट्रॉन, 2 में। इसका मतलब कौन सा गया, अबाउ, ठीक है, डिसओबे हो रहा है। और ये देखो जरा क्या लिखा है, पाउली भी डिसओबे हो रहा है। क्या इसमें हंट डिसओबे हो रहा है, हंट लग रहा है क्या इसमें, हंट कब लगता है, कम से कम पी से शुरू होता है, एस में हंट लगता है क्या, कल लिखवाया ना मैंने, एस ऑर्बिटल एस सबसेल के लिए हंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल है। और हंट्स कब लगता है, जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हों। और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल कौन से होते हैं,
एक ही सब सेल के, तो कल मैं सब समझा चुका हूं आपको ये। तो ये कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है इसमें, अबाउ एंड पाउली डिस, वो भी समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन आए कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 नहीं है और ऐसा भी दे दिया जाए, तो फिर कौन सा रूल डिसोबे हो गया यहां पर, ये देखें तो पाउली कैसे रूल, समझ आ गया ना। इसमें दोनों के स्पिन कैसे हैं, सेम, और 1s की जगह किसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में, तो यही गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू अबाउ 1s देन 2s देन 2p फिल होंगे। क्वेश्चन देखना, मेरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज सपोज 1s3 डिसोबे, जल्दी बोलो। कल भी लिखा था ना मैंने ये क्वेश्चन, नाइट्रोजन के लिए लिखा था, 1s7 नाइट्रोजन के लिए, तो ये कौन सा डिसोबे करेगा, पाउली को डिसोबे कर रहा है, क्योंकि पाउली क्या बोलता है, एन ऑर्बिटल एक्मोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन। और अगर तुम ऐसा बनाओगे 1s, ये 1s लिया तो एक ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ऐसा बनाओगे क्या, समझ आ गया। तो 1s3 ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाउली बोलता है एक में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, तो यहां पे कौन फेल हो गया, पाउली। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का होगा 1s2 2s1। बोले सर ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं पढ़े हुए हैं, इनमें क्वेश्चन क्या आते हैं, इनमें टिल्टिंग कहाँ होती है, इसमें शिफ्टिंग कहाँ होती है क्वेश्चनों की, वो आपको समझा रहा हूँ। ये थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि यार कॉन्फ़िगरेशन ये तो 5 मिनट में मैं पढ़ा देता, सब आता है, तुमको भी आता है वो। बेरिलियम 4 बोरान 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, क्या है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी बोलिए, लिख दूं, 1s2 2s2 2p x1 2p y1 2p z1, दिस इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर द नाइट्रोजन। ठीक है, वैसे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 1s2 2s2 2p3, लेकिन 2p3 में भी हम कैसे लिखें, ऐसे, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी तुम्हें मालूम है ना कैसी है, सेम है। तो 1 by 1, अब मैंने क्वेश्चन दिया, ये आया है आपको नीट में, कि नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये देखो है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, अकेला हंट्स कि पाउली भी, कि हंट्स एंड अबाउ, अबाउ एंड पाउली, अकेला हंट्स, जल्दी बोलो, है अकेला हंड रूल, अकेला हंड रूल लगेगा इस पर, यहां पाउली का मामला ही नहीं है, पाउली तो ये है, ये देख, ये पाउली है, ये पाउली है, और ये अबाउ है, 1s में गया, फिर 2s में गया, 2s के बाद किस में गया, 2p में, अब यहां तो एनर्जी सबकी क्या है, सेम है, तो कौन सा लगेगा यहां पर, तो समझ आ गया, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये किसके लिए एनर्जी, आप बाउ के लिए, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसके लिए है, और अब ये केवल, समझ आ गया आपको। तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल्स ऑफ p सबसेल इज अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल, माने p सबसेल के ऑर्बिटल्स में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रहना हंट्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। समझ आ गया ये? तो कैसे क्वेश्चन है, इसमें कितने रूल लग गए, इसमें नाइट्रोजन में तीनों ही लग गए। 1s से 2s से 2p में जाना अबव, हर एक ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का 2 से ज्यादा ना होना और अपोजिट स्पिन में होना पाउली, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 इसमें जाना। समझ आ गया या नहीं सबको? हम्म। सबको इस तरह से पढ़ना चाहिए, हमेशा मैं बोलता हूं आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि एक बार यदि हमने यहाँ पर सुन लिया, आप ट्रिपल एक्शन वर्क कर रहे हो। ट्रिपल एक्शन का मतलब सबसे पहले देख रहे हो बोर्ड पर, ठीक है, सुन रहे हो और कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है, ये ट्रिपल एक्शन वर्क कहलाता है। अब अगर साथ में मन में गुनगुनाते हुए चलें, ठीक है, उसी चीज को हम मन में सोचते तो हैं कि नहीं, तो एम्प्लीफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इतनी बार मतलब 4 बार हो गया मन में गुनगुनाना, लिखना, समझना, सुनना, ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहीं पे पूरा कर लिया तो इसे घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर घर पे जाके पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीज में कमी है। घर पे आपको पढ़ना नहीं है, घर पे आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आप दोबारा ऐसे घर पे जाके पढ़ोगे तो ये आपकी मिस्टेक है। समझ गए कि नहीं? इसको दोबारा नहीं पढ़ना है, खत्म हो गया, ये पढ़ना खत्म। हंट्स रूल, पाउली अबाव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म, कुछ नहीं पढ़ना अब इसका, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, ये सब आप लिखिएगा, ठीक है, लिख लोगे कि नहीं? इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहां तक? सिलिकॉन 14, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, सल्फर 16, Cl 17, आर्गन 18, ये पूरे फटाफट यहां तक आर्गन तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे? सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, सीधा ऐसा लिख देता हूं, है ना, क्योंकि आता है तुम लोग को। 2p6, 3s2, 3p, बोलो, ये 6 हो गए, पूरे हो गए 18। अब 3p6 के बाद यहां क्या खाली पड़ा हुआ है, 3d0, ये वैलेंसी सेल हो गया इसका। अब एक बार फिर से याद दिला दिया जाए, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल। देखना, गड़बड़ नहीं करना, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो नहीं बनेगा। तो ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकंड सेल, यहां से यहां तक ये सेकंड सेल है पूरा। ये देखो 2, सेकंड सेल का एस सब सेल, सेकंड सेल का पी सब सेल, फिर ये थर्ड सेल का एस सब सेल, थर्ड सेल का पी सब सेल, और ये थर्ड सेल का डी सब सेल खाली पड़ा हुआ है। ये लास्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कौन सा, ऑर्बिट मतलब सेल, आउटर मोस्ट सेल, इस सेल को कौन सा सेल बोलेंगे हम, बोलो, बैलेंसी सेल। समझ आ गया ना? हर जगह, यानी अगर मैं मान लो यहां पर लिखता ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, 2p4, तो बोलो ये होता इसका वैलेंसी सेल। अब वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
6 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में? ये और ये कहलाए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंसी सेल इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑर्बिट या वैलेंसी सेल मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, समझ आ गया? यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं और यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वैलेंसी 6 है ऑक्सीजन की। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां देखो, तुमने सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s1। अब बताओ, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये लास्ट सेल, ये इसका वैलेंस सेल है। तो वैलेंस सेल ये है इसका, कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है? 1। और वैलेंसी कितनी है? सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1 होती है ना। तो यहां वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी भी 1, पर यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 पर वैलेंसी 6 नहीं। समझ आ गया? तो आपको ये एक्स्ट्रा मैंने एफर्ट दिया इसमें, इसलिए कि अपन इतना लिख रहे हैं तो साथ में मैंने बता दिया। तो बैलेंसी जब मैं पढ़ाऊंगा तो बैलेंसी अपने को करीब करीब 1 दिन लगेगा, पूरा 1 क्लास अपने को बैलेंसी समझने में लगेगी। आ गया समझ में तुमको? तो यहां तक लिख लिया तुम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। तो बैलेंसी सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, और बैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितने हो उतनी बैलेंसी हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तुमने 18। आर्गन के बाद क्या आता है जल्दी बोलो? पोटेशियम 19। क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किस में जाने हैं? 3d खाली पड़ा रहेगा और इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? 4s में। माने थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट नहीं हुआ। यहां देखो, 1 कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट है। 2 कंप्लीट हुआ, ये देखिए 2s2 2p6 से कंप्लीट है। लेकिन 3 कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखिए 3 ऑर्बिट कंप्लीट नहीं हुआ। और 3 ऑर्बिट कंप्लीट नहीं हुआ और उसके पहले इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? 4th ऑर्बिट में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑर्बिट में सब ऑर्बिट भी होते हैं। ध्यान से सुनना, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट भी होते हैं और सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जाना n+l डिसाइड करता है। n+l कैसे डिसाइड करता है? जिसके लिए n+l कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। तो बोलिए अब किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन? समझ आ गया? तो इन पोटेशियम इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4s रेदर देन 3d because of the n+l for 4s is less than 3d। आया कि नहीं पूरा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो बस ये पॉइंट जो समझाने के रहते हैं, इनमें थ्योरी में हमको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन, वो मैं यहीं पे बोल देता हूं। ये हो गया पोटेशियम। कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 में बस सिर्फ यहाँ 4s2 लिखेंगे हम। और अब यहां से स्टार्ट होता है कौन सा? स्कैंडियम। लिखिए, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, यहां तक सब लिख देंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे बोलो? जब 4s यहां पे कंप्लीट हो गया और ये 3d अभी भी 0 पड़ा है यहां पर कैल्शियम में, तो अब इलेक्ट्रॉन किस में गया 4s के बाद? बोलो 3d। 4s के बाद अब ये देखिए 3d, लेकिन लिखेंगे ऐसा, पहले 4s2 लिखिए, बाद में ये 3d1, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका फिर से एक बार, पहले 4s2 और बाद में 3d, लेकिन लिखाएगा 3d पहले 4s बाद में। ऐसा नहीं हो सकता क्या? पहले आप 4s लिख दें और बाद में 3d, ऐसा? तो ये भी सही है और ये भी सही है, बस इलेक्ट्रॉन देख लेना कि आपने सही भरे है कि नहीं। लिख आप पहले इसको दो बाद में इसको,
इसको पहले लिख दो, बाद में इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया नहीं समझ में? नहीं तो बोले सर 3D पहले लिखते हैं 4s बाद में। ऐसा नहीं है, लिख आप ऐसा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए टाइटेनियम में क्या आएगा? 4s2 3d2 और वेनेडियम में 4s2 3d3। अब आता है क्रोमियम 24, क्रोमियम 24 4s2 3d4। ठीक है, अरे शांति तो रखो। तो क्या आया? 4s2 3d4 होना ऐसा चाहिए था, क्योंकि अबाउ रूल तो यही बोलता है कि पहले किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 4s को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किस में जा रहे हैं? तो ये देखो 4s को कंप्लीट किया, फिर इसके बाद किस में गए हैं? 3d में। तो ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम शुड बी 4s2 3d4। ये होना चाहिए according to above rule, but this configuration is wrong. It means क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अबाउ रूल को नहीं मानता। ठीक है, जैसे एसपी का लड़का, जैसे एसपी का लड़का ट्रैफिक रूल को नहीं मानता, समझ गए? वैसे ही क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अबाउ रूल को नहीं मानना। होना ये चाहिए, लेकिन हो क्या गया? बट क्या हो गया? 3d5 4s1, ये हो गया। तो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1, नॉट 3d4 4s2। दिस इज अकॉर्डिंग टू द अबाउ रूल, बट अबाउ रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, और दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द D5, बिकॉज इसका रीजन लिख रहे हैं अपन, रीजन 3d5 हाफ फिल्ड configuration is more stable than D4। D4 के रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है? D5। हाफ फील्ड है, अरे तो स्टेबल क्यों है? हाफ फील्ड से क्या स्टेबिलिटी आ गई? हमें क्या मालूम कैसे दिख रही है हाफ फील्ड से स्टेबिलिटी? समझ आ गया? तो पहले तो अपन समझ लें कि अबाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये लिख दिया मैंने। आप ध्यान से बात सुनना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमियम, पहले यहां देखो, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अबाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ये होगा। ठीक है, जो कि कैसा है? गलत है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो ये होगा। क्या क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अबाउ को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा, ये नहीं किया। पर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? करेक्ट। अब ध्यान अगली बात पर जाएं कि ये क्यों हुआ। तो ये लिखा है 3d5 इज मोर स्टेबल देन 3d4। अब आगे की बात कि 3d5 क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो वो समझा रहा हूं। ये देखो 3d5 ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि, अब ये समझा रहा हूं कि 3d5 हाफ फिल्ड तो है, पर वो स्टेबल ज्यादा क्यों है वो समझा रहा हूं आपको। तो अपन ये इलेक्ट्रॉन, ये 5 ऑर्बिटल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अभी इस ऑर्बिटल में है, इसकी इच्छा है कि मुझे इसमें जाना है और इसकी इच्छा है मुझे इसमें जाना है, तो ये एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक्सचेंज एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, और ये यहां आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया, ये एक्सचेंज कर गए। फिर
ये तो एक्सचेंज कर गए, देखो ये है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर गया। ऐसा ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज समझ आ रहा है आपको? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर गया, बाकी के साथ तो कर चुका है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर गया। तो हम ये बोलते हैं कि जब 5 हो जाते हैं तो D5 के केस में एक्सचेंज एनर्जी हाई हो जाती है। एनर्जी हाई नहीं बोला मैंने, क्या बोला? तो D5 is more stable than D4 because exchange energy is higher in case of D5 than D4। D4 के रिस्पेक्ट में D5 की एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रहेगी। एनर्जी एक्सचेंज, चलो मान लो मेरे पास ये 5 बैग हैं। कितने बैग हैं? 5। और आदमी 4 हो, ठीक है? आदमी कितने हो? 4 हो, और 5 बैग हैं और आदमी भी 5 हैं, ठीक है? कोई बैग भारी है, कोई कम है, तो हम क्या करते रहेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो क्या होगा? किसी पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, ऐसा आप उसे समझ सकते हैं। तो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने पर उन्हें स्टेबिलिटी देती है। तो इन केस ऑफ D5 देयर इज मोर एक्सचेंज एनर्जी एज कंपेयर टू D4, thus D5 इज मोर स्टेबल देन D4। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, D5 जो होता है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक आ गए, तो पूरा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। आ गया समझ में? तो सिमेट्रिक भी लिखेंगे अपन कि D5 कैसा है? सिमेट्रिक। स्फेरिकल हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? पूरा सेल स्फेरिकल हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा पूरा सेल, इसलिए और स्टेबिलिटी पा जाता है। तो दिस इज द रीजन ऑफ D4 टू D5। D4 से D5 होने का रीजन समझ आ गया? क्या क्या रीजन हुआ? पहला, हाफ फील्ड, जो ज्यादा समझ नहीं आता कि हाफ फील्ड में क्या है। फिर हाफ फील्ड से क्या हुआ? हाफ फील्ड से सेल स्फेरिकल हो गया। लिखा है कि नहीं तुमने? सिमेट्रिकल हो गया है, वो सिमेट्रिकल स्फेरिकल सेल हो जाता है D5 में, ठीक है? सोचो, सिमेट्रिक है अपन, मेरी ये आंख और ये आंख बराबर है, ये नाक बराबर है, ये कान बराबर है। अगर ये नाक बड़ी होती, ठीक है, और ये छोटी होती तो सिमेट्रिक नहीं रहता, कैसा लगता? समझ गए? तो यहां D5 में क्या हो जाती है? उसमें सिमेट्री आ जाती है। सिमेट्रिक होने से वो सेल कैसा हो जाता है? स्फेरिकल हो जाता है और उसे स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है? और एक्सचेंज एनर्जी भी हाई होती है। सारे कारण बन जाते हैं जिसके कारण उसको ज्यादा स्टेबिलिटी फील होती है। पता नहीं आया कि नहीं समझ में? आ गया? अब बाकी क्रोमियम के बाद के सब तुम लिख ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रोमियम के बाद क्या आता है? जल्दी बोलो। क्रोमियम 25 के बाद Mn, 25 आयरन, 26 कोबाल्ट, 27 निकिल, 28 और कॉपर, 29 जिंक,
30। बस यहां पे थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा, जल्दी बोलो। यहां पर होना क्या चाहिए, वही लिखने 3d और 4s। 4s में इलेक्ट्रॉन गए 2, 4s2, 3d 9। ये है अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल। बट ना तो वो अबाउ रूल को फॉलो करता और ना ये कॉन्फ़िगरेशन होता। इसकी बजाय कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, बिल्कुल सही, 3d10 4s1 ये कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। समझ आ गया। तो दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। और जिंक में आगे क्या आ जाएगा, 3d10 4s2। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहां तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिंपल से क्वेश्चन मैंने समझा दिए। 3d10 और ये 4s2 ये हो जाएगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया। तो क्या नहीं होता इसमें, D9S2 क्या हो जाता है, D10S1। क्या रीजन, यहां ये रीजन D10 है तो ये हाफ फिल्ड की बजाय कैसा हो गया अब, फुलफिल्ड। और फुलफिल्ड क्या होता है, मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें सेल कैसा हो जाता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल हो जाता है। और सिमेट्रिकल स्टेबिलिटी ज्यादा देता है। नाव में भी बैठना है आपको, नाव देखिए ना सबने, नौका बोट देखी कि नहीं। ये अगर मान लो चेयर्स लगी हों और नाव वाला दोनों को इधर ही बिठा दे, 2 आदमी यहां बिठा दिए उसने, पलट जाएगी, चांस ज्यादा रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, भैया एक इधर बैठ जाए एक इधर बैठ जाए। सिमेट्रिक बनाते हैं उसको। कैसे बनाते हैं, तो यहां पर क्रोमियम ने और कॉपर ने अपने कॉन्फ़िगरेशन को कैसा बना लिया, सिमेट्रिक, ताकि उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। थैंक यू। डाउट्स ले आओ।